मैं डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला, आपका एकेडमिक काउंसलर। आज हम लोग BSOC 134 जो आपका सिलेबस में है, उसमें मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी, समाजशास्त्रीय जांच के तरीके के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे कि मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी में क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले आता है कि अनुसंधान, जिसको हम अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरित होता है खोज करना। जैसा आपको ज्ञात है कि रिसर्च, उसी में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। री मतलब नए तरीके से, सर्च मतलब किसी चीज की खोज करना। मतलब कहने का तात्पर्य है, अनुसंधान शब्द का तात्पर्य हो गया, अर्थ हो गया कि खोज करना किसी भी चीज। क्योंकि व्यक्ति बहुत जिज्ञासु प्रकृति का प्राणी है, कुछ न कुछ नया जानने का हमेशा प्रयास करता रहता है। उसी संदर्भ में अगर हम समाजशास्त्र में बात करें, तो जो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तो समाजशास्त्र की जब शुरुआत होती है, तो अगस्ट काम जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे, उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि एक ऐसे विषय की आवश्यकता है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे। अब वैज्ञानिक वैज्ञानिक अध्ययन किस तरीके से किया जाए? जब तक हम कोई शोध नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, अन्वेषण नहीं करेंगे। तो जो मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समाजशास्त्र में। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि अनुसंधान क्या होता है। पहले आज जानते हैं कि अनुसंधान किसे कहा जाए। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के इन्वेस्टिगेशन का हिंदी रूपांतरण होता है, जिसका अर्थ है खोज करना। रिसर्च शब्द के लिए शोध शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान, शोध या अन्वेषण कहिए, जिसका तात्पर्य है किसी विशेष जिज्ञासा के संबंध में गहन अध्ययन करना। किसी विशेष जिज्ञासा के संदर्भ में गहन अध्ययन करना, इससे जिससे कि नए सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके, अथवा जो वर्तमान दशाओं के अंतर्गत प्राचीन सिद्धांतों की सहायता से सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकते। मतलब अनुसंधान मतलब जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, उसके संबंध में हमको खोज करना और नए सिद्धांतों के निर्माण के लिए, अथवा वर्तमान दशाओं के अंतर्गत जो पुराने सिद्धांत हैं की सहायता से सत्यता का मूल्यांकन किया जा सके। ये होता है अनुसंधान। अब हम करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान। अब आपके अनुसंधान के साथ सामाजिक जुड़ गया है। तो सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान का अगर हम अर्थ जानना चाहें, तो जो मानवीय क्रियाएं हैं, बहुत सारी मानवीय क्रियाएं हैं के सभी पक्षों से संबंधित यथार्थ ज्ञान का संग्रह करना। मतलब सामाजिक शोध का अर्थ मानवीय क्रियाओं के सभी पक्षों से संबंधित यथार्थ ज्ञान का संग्रह करना है। अगर हम इसी को अलग भाषा में बात करें, अलग शब्दों में बात करें, तो मानवीय क्रियाओं जो सामाजिक शोध है, ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को सामने रखकर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। किसी विशेष लक्ष्य को हम अगर सामने रखें, तो नए सिद्धांतों का इसमें निर्माण किया जा सकता है। और वर्तमान जो दशाएं हैं, उनमें जो हमारा पुराना रिसर्च हुआ, पुराने तथ्य की सहायता से सत्यता को समझने का प्रयास किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि नई चीज़ों का खोज करना और जो वर्तमान दशाएँ हैं और जो पुराने तथ्य हैं हमारे, उसको लेकर सत्यता का जाँच करें, मूल्यांकन करें कि क्या सही है, क्या गलत है। जब तक रिसर्च नहीं होगा, जब तक अनुसंधान नहीं होगा, हम सत्यता को जान ही नहीं पाएँगे। अगर हम इसी सब की बात करें, तो बहुत सारे समाजशास्त्री हुए, जिन्होंने सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में अपने-अपने विचार रखे हैं।
उन्हीं में एक हैं बोगार्ट्स, समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्री हुए बोगार्ट्स। उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए बताया है कि उनका कहना था कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक शोध है। मतलब बोगार्ट साहब ने कहा कि एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा जीवन में क्रियाशील जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उसी को खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सामाजिक तो सामाजिक तथ्य, सामाजिक तोद का तात्पर्य व्यक्तिक जीवन या व्यक्तिगत क्रियाओं से नहीं होता। देखिए उन्होंने कहा ना, एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित सामाजिक, सिर्फ व्यक्तिगत की बात नहीं होती, व्यक्तिगत क्रियाओं की ही बात नहीं होती, एक साथ रहने वाले जो समूह होता है। क्योंकि अगर हम समाजशास्त्र में समाज की बात करें, तो व्यक्तियों का समूह जिसमें सामाजिक संबंधों द्वारा वो अपनी अंतःक्रियाओं को करते हैं, ठीक है? तो वही बोगार्ट्स ने कहा कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो एक साथ रहने वाले व्यक्ति के क्रियाओं को खोज करता है, उसी को हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे, ठीक? तो यहाँ व्यक्तिगत क्रियाएँ नहीं, यहाँ सामूहिक क्रियाएँ, जो संबंधों के द्वारा समूह बनता है, उनकी सामूहिक जीवन में क्या-क्या चीज़ें घटित होती हैं, क्या-क्या समस्याएँ हैं, उसको जानने का प्रयास सामाजिक अनुसंधान है। ये बोगार्ट्स महोदय ने समाजशास्त्र में बताने का प्रयास किया है। उसी संदर्भ में बहुत सारे समाजशास्त्री हुए। उसी संदर्भ में अगर हम आगे बात करें, तो एक पीबी यंग हुए। उनका मानना था कि सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, जो क्या करता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों का अन्वेषण करना। यहाँ इम्पोर्टेंट ये हो गया कि पीबी यंग ने जो कहा, उन्होंने कहा कि तार्किक और क्रमबद्ध तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नए चीज़ों का खोज करना, ठीक है? इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, कार्य-कारण संबंध बताया, जिसमें कार्य-कारण संबंध होता है। तो इसमें बोगार्ट्स ने बताया कि एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील जो सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं, सामाजिक प्रक्रियाएँ, अब आपको ये जानना है सामाजिक प्रक्रियाएँ आखिर में सामाजिक प्रक्रियाएँ सहयोगी हो सकती हैं, असहयोगी 2 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की बात होती है। तो व्यक्ति के जीवन में जो सामाजिक प्रक्रिया है, उसको अध्ययन करना, उसका खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। ये बोगार्ट्स महोदय ने कहा, लेकिन उसी में पीबी यंग ने कहा कि सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयत्न है, एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयत्न है। यहाँ देखिए साइंटिफिक आ गया, वैज्ञानिक प्रयत्न, क्योंकि किसी भी विषय को विज्ञान बनने के लिए जो उसके मेथड्स हैं, जो उसके टूल्स हैं सामाजिक अध्ययन के, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रश्न के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों का अन्वेषण तथा पुराने तथ्यों का परीक्षण, जिसमें कार्यकारण संबंधों के बारे में जानते हैं। ये तो हो गए पीवी यंग। इन्होंने यहाँ तार्किकता और क्रमबद्ध तरीके से बात करी। बोगार्ट्स ने सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करी अनुसंधान के लिए। वहीं एक और समाजशास्त्री हुए सीए मोज़र। उनका कहना था कि सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान कार्य को ही हम सामाजिक शोध कहते हैं। जैसे बहुत सारी सामाजिक घटनाएँ होती हैं या समस्याएँ होती हैं। मोज़र का कहना था उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान कार्य को ही हम क्या कहेंगे? सामाजिक शोध कहते हैं। बोगार्ट्स ने सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करी, उसी को उन्होंने खोज उसके बारे में खोज करना ही जो प्रक्रियाएँ हैं, व्यक्ति के अंतर्निहित जो उद्देश्य हैं, उसकी प्रक्रियाएँ हैं। पीबी यंग ने वैज्ञानिक अन्वेषण की बात करी, जिसमें तार्किक और क्रमबद्ध व्यवस्था की बात करी, कार्य-कारण संबंध की बात करी।
मोज़र ने कहा कि जो बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, जो समस्याएँ हैं, उनके बारे में नवीन ज्ञात प्राप्त करने के लिए जो हम अनुसंधान करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से अनुसंधान करते हैं, उसको हम सामाजिक शोध कहेंगे। इस तरह बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएँ दी हैं, सामाजिक अनुसंधान के बारे में। इन सारे परिभाषाओं का अगर हम सार समझें, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि शोध का जो कार्य है, किसी नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, जो इतना सारा हम लोग जाने कि शोध क्या है? शोध मतलब होता है खोज करना। सामाजिक शोध में जो बहुत सारी प्रक्रियाएँ चलती हैं सामाजिक, उसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से। तो इन सब का मोज़र ने जो कहा सामाजिक घटनाएँ, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। तो इन सब परिभाषाओं को अगर हम एक सार रूप में देखें, तो यह प्रतीत होता है कि शोध का जो कार्य है, वह किसी नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही नहीं है केवल, बल्कि जो हमारे पुराने तथ्य हैं, जो पुराने खोज हो चुके हैं, उनकी प्रामाणिकता को जानने अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न घटनाओं को जानने वाले नियमों को विभिन्न घटनाओं को जानने वाले नियमों को हम लोग जो जानने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे ही प्रयत्नों की व्यवस्थित प्रणाली को हम शोध कह सकते हैं। एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जो प्रक्रियाएँ चलती हैं, उसी को हम सामाजिक अनुसंधान या शोध के माध्यम से जान सकते हैं। अब जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं, तो इसको एक वैज्ञानिक स्तर प्रदान करने के लिए कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएँ हम लोग देखते हैं। तो विशेषताओं में प्रमुख-प्रमुख कौन हो सकती हैं कि शोध का अर्थ है वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा विविध घटनाओं तथा मानवीय व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना। अब देखिए यहाँ पर क्या है शोध का अर्थ वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा जो बहुत सारी घटनाएँ हैं तथा जो मानव व्यवहार जो कि हमेशा हर समय बदलते रहते हैं, का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। फिर जो सामाजिक घटनाएँ तथा सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित अध्ययन मात्र को ही शोध नहीं कहा जा सकता। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित अध्ययन को ही सामाजिक शोध नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना है। ठीक? पहले हमने जाना कि वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा विविध घटनाओं या मानव व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना। अब सिर्फ यही तक सीमित नहीं रह सकता, ठीक सिर्फ अध्ययन तक ही नए चीज़ों का खोज करना भी एक उद्देश्य है या इसकी एक विशेषताएँ हैं। और जो समाज में अंतर्निहित बहुत सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, उसका क्या बहुत सारे जो बोगार्ट्स ने आपको शुरुआत में मैंने ना बोगार्ट्स ने बताया सामाजिक प्रक्रियाओं की एक साथ रहने वाले जीवन में अंतर्निहित सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में। तो उसी संदर्भ में एक विशेषता निकल के आती है कि जो अंतर्निहित प्रक्रियाएँ हैं बहुत सारी समाज में, मानव जीवन में, उसका पक्षपात रहित विश्लेषण करके एक समान सिद्धांत की रचना करने को भी सामाजिक शोध के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। तो सामाजिक शोध के विषय नई चीज़ों की खोज करना, वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा एक व्यवस्थित अध्ययन करना, ठीक है? और जो प्रक्रियाएँ हैं, वो उसमें पक्षपात रहित मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी का। उसके बारे में हम लोगों को अगर जानकारी ले इकट्ठा करते हैं, तो उसको भी सामाजिक शोध की एक विशेषताओं के रूप में लिया जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि सामाजिक शोध की आखिर में इतना सारी बातें हैं, तो इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है? सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है? तो उस उपयोगिता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि शुरुआत में ही हम लोग सोचते हैं कि आखिर में सामाजिक सोच से क्या होगा? तो देखते हैं कि एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति, कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। जैसे सामाजिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग
नए ज्ञान की प्राप्ति है। अब नए ज्ञान से केवल मनुष्यों के जिज्ञासाओं का ही समाधान नहीं होता। अगर हम उपयोगिता की बात करें तो नए चीज़ों को हम लोग सीखने के लिए शोध करते हैं। अब सिर्फ़ नए ज्ञान से क्या होता है कि नए ज्ञान से केवल मनुष्यों की जिज्ञासाओं का ही समाधान नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा हमें उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। अब नया ज्ञान समाज को नए सिरे से पुनर्निर्माण करने में सहायक होता है। हम कुछ नया चीज़ें सीखेंगे, कुछ नई चीज़ जानेंगे, तो समाज का नए तरीके से पुनर्निर्माण होगा। इस संबंध में एक बहुत फेमस हुए हेरिंग समाजशास्त्री थे, जिन्होंने कहा कि शोध का प्रत्यक्ष का कार्य जो होता है, ज्ञान की वर्तमान भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना। उनका क्या कहना था, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शोध का जो प्रत्यक्ष कार्य है, वो जो हमारा वर्तमान का ज्ञान है, उसको भरने के साथ-साथ ही नए चीज़ों को हम जोड़ते चलें अपने ज्ञान में, स्टॉक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार हम लोग शोध के माध्यम से नई-नई चीज़ों को सीखते हुए बढ़ते चलें। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सामाजिक शोध को केवल एक बौद्धिक प्रयास ही नहीं माना जाता, इसे सभ्यता के विकास का वास्तविक आधार भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि अगर हम इतनी सारी बातें देख रहे हैं, क्योंकि सामाजिक शोध नए चीज़ों का खोज करना, पुराने चीज़ों को साथ लेकर मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना एक व्यवस्थित तरीके से, एक तार्किक तरीके से, एक क्रमबद्ध। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम पूरी ओवरऑल देखते हैं तो सामाजिक शोध का केवल एक वैज्ञानिक प्रयास ही नहीं मानकर कि इसे समस्या के विकास का वास्तविक आधार भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है? जो सभ्यता का है, सभ्यता का जैसे विकास हुआ, इसका वास्तविक आधार भी स्वीकार किया जाना चाहिए। नवीन ज्ञान की खोज आ गया इसकी उपयोगिता में। फिर आता है कि आखिर में और इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है समाज? तो अज्ञानता की समाप्ति, जो बहुत सारी चीज़ में हम लोग देखते हैं कि हमको उनके बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं रहता। तो सामाजिक शोध के माध्यम से हम उस नए चीज़ों को जानकर व्यवस्थित तरीके से जो हमारी अज्ञानता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारा जीवन बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, ठीक है? जैसे किसी चाहे कितना ही हम लोग प्रगति क्यों ना करते हों, हमारे जीवन के चारों ओर जितने ही तथ्य एवं समस्याएँ हैं, उनको एक छोटे से भाग को भी हम नहीं समझ पाते हैं अगर, तो सामाजिक शोध एक ऐसा आधार आपको देता है, जिसके द्वारा मानव धीरे-धीरे अपनी अज्ञानता को समाप्त कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, लेकिन सामाजिक शोध आपको एक ऐसा बेस देगा, एक ऐसा आपको आधार देगा, जिससे हम छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तार्किक तरीके से अध्ययन करके, वैज्ञानिक तरीके से हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं सामाजिक शोध के माध्यम से। जैसे आज अगर आप देखते हैं, तो समाज में बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, वर्गवाद, भ्रष्टाचार, बहुत इम्पोर्टेंट युवा तनाव, जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, ठीक है? धर्म के क्षेत्र में नैतिकता और जो हमारे आजकल मनोरंजन के में जो पतन दिखाई देती है, ऐसे बहुत सारी समस्याएँ विद्यमान हैं, जिनके वास्तविक कारणों को एक शोध के द्वारा ही हम उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। बिना शोध के हम इसके समस्याओं के तह तक नहीं जा सकते जब तक हम शोध नहीं करेंगे, सामाजिक अनुसंधान नहीं करेंगे। तार्किक तरीके से कार्य-कारण संबंधों को रखते हुए हम चीज़ों को देखेंगे नहीं। तो मतलब अज्ञानता, उपयोगिता के बारे में तो नवीन ज्ञान हमको प्राप्त होगा। फिर जो हमारी बहुत सारी अज्ञानता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, सामाजिक शोध के माध्यम से अपनी अज्ञानता को भी हम समाप्त कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो समाज कल्याण में भी सामाजिक शोध सहायक है। कैसे? कि समाज कल्याण आज एक प्रमुख आवश्यकता है। समाज कल्याण आज समाज में देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट उसकी नीड्स है, आवश्यकता है। समाज की अगर हम जो संरचना है, उसमें देखेंगे बहुत सारे तत्व, विभिन्न समस्याओं जो बहुत सारे तत्व हैं, उसमें विभिन्न समस्याओं का वास्तविक कारण हमको पता ही नहीं है।
और क्या होगा सामाजिक शोध के द्वारा इन जो ये जो तथ्य हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करके समाज को हम अधिक संगठित कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वास्तविकता जानेंगे, तो उसी अनुसार हम अपना रोल प्ले करेंगे। तो समाज कल्याण से संबंधित कोई भी कार्यक्रम अभी तक सफल ना होने के पीछे इसके कारण यही है कि हम लोगों का अनुसंधान नहीं है, हम लोगों का शोध नहीं है। तो सामाजिक शोध के द्वारा मानव कल्याण की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम अभी तक जो सामाजिक अनुसंधान के बारे में समझे, तो उसके पूरा एक निकल के आता है कि सामाजिक शोध के द्वारा हम सामाजिक कल्याण को प्रमुख रूप से समाज में जो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उसके बारे में अगर हम व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे, तो हम अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। अब चूँकि हम लोग अनुसंधान समझ गए, अनुसंधान क्या है? सामाजिक अनुसंधान क्या है? अनुसंधान मतलब खोज करना, सामाजिक अनुसंधान जो बहुत सारी सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं, उसमें बोगार्ट साहब ने कहा कि जो बहुत सारे व्यक्तियों की जो अंतर संबंधित प्रक्रियाएँ चलती हैं, उसका खोज करना। पीबी यंग ने वैज्ञानिक की बात करी, मोज़र साहब ने सामाजिक घटनाएँ और सामाजिक संबंधियाओं के बारे में बात करी। ओवरऑल देखें तो सामाजिक अनुसंधान एक ऐसा शोध है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब उसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को अनुसंधान करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। पद्धति, जैसे आपका जो टॉपिक ही है, मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। अब हम जब पद्धति की बात करेंगे, मेथड्स की बात करते हैं, तो अध्ययन पद्धति से तात्पर्य क्या हो जाता है कि उस तरीके से या उस रास्ते से हम देख सकते हैं, जिसका उपयोग करके किसी घटना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकते। मतलब मेथड्स, अगर हम अध्ययन पद्धति की बात करें, तो यह एक ऐसा तरीका कह सकते हैं या एक ऐसा रास्ता कह सकते हैं, जिसका हम उपयोग करते हुए किसी भी घटना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। सामान्यतः अगर हम घटनाओं की बात करें, तो 2 तरह की घटनाएँ समाज में दिखाई देती हैं। कौन-कौन सी कह सकते हैं? पहले नंबर पे आप बात कर सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाएँ और दूसरा मानवीय घटनाएँ। जब हम प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में बात करते हैं, देखते हैं कि तो प्राकृतिक घटनाएँ जो हैं वो स्वतंत्र हैं और सार्वभौमिक हैं। इनका हम लोग प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का। इनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन और इनके संबंध में हम लोग भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं मानवीय घटनाएँ, जिसको हम सामाजिक घटना भी कह सकते हैं, अगर उसकी बात करें, तो चूँकि मानवीय घटनाएँ अमूर्त होती हैं, इसलिए इसकी सार्वभौमिकता की बात हम नहीं कर सकते, बिना अध्ययन किए हुए, ठीक है? और हम इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, भविष्यवाणी कोई भी घटना कि इस कारण से ऐसी हो गया, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मानवीय घटनाएँ हैं, प्राकृतिक घटनाएँ तो स्वतंत्र हैं, वो सार्वभौमिक हैं, उनका तो हम प्रत्यक्ष देखकर अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मौसम विभाग, बहुत सारे वैज्ञानिक शोध आप देखते होंगे, तो चलता रहता है। लेकिन जो मानवीय घटनाएँ, यहाँ इम्पोर्टेंट मानवीय घटनाएँ या सामाजिक घटनाएँ जो हैं, वो चूँकि अमूर्त होती हैं, उसके बारे में हम लोग भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। उसकी सार्वभौमिकता का इसमें अभाव देखते हैं, ठीक है? इसलिए इनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम पद्धति कहते हैं। जो अमूर्त घटनाएँ हैं, जो मानवीय घटनाएँ हैं, जो सामाजिक घटनाएँ हैं, इनमें वस्तुनिष्ठता में बहुत कठिनाइयाँ होता है और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस तरीकों को हम लोग अपनाते हैं, उसी को हम पद्धति कहते हैं। इसलिए मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में समाजशास्त्री जाँच के तरीके में हम ये बात करते हैं, ठीक है? अब जो मानवीय घटनाएँ हैं,
हमने 2 घटनाएँ बताई थी, एक प्राकृतिक जो कि स्वतंत्र होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, उनके बारे में हम वस्तुनिष्ठता की बात भी कर सकते हैं। दूसरी घटनाएँ बताया, मानवीय घटनाएँ। मानवीय घटनाओं जो कि अमूर्त होती हैं, उनके बारे में हम भविष्यवाणी करने में कठिनाई होगी, उनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। इसलिए इनमें वस्तुनिष्ठता में कठिनाई होती है और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? हम करते हैं पद्धति, मेथड्स, जिस मेथड्स को अपनाते हैं, उसी को हम सामाजिक पद्धति के तहत रखते हैं। अब मानवीय घटनाएँ, जिन्हें हम सामाजिक घटनाएँ भी कह सकते हैं, इसके अध्ययन के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कौन-कौन से? पहला होता है मूर्त सामाजिक घटनाएँ, दूसरी अमूर्त सामाजिक घटनाएँ। अब मूर्त सामाजिक घटनाएँ, अमूर्त सामाजिक। अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए जिस पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं, देखिए अमूर्त घटनाओं यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि अमूर्त घटनाओं के लिए हम लोग जिस स्टडी मेथड्स का अध्ययन या अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो कौन-सा टूल होगा? गुणात्मक पद्धति, क्वांटिटेटिव मेथड तथा अगर हम जो मूर्त घटनाएँ और अमूर्त घटनाएँ, अमूर्त के लिए क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक पद्धति, लेकिन मूर्त के लिए क्वांटिटेटिव जिसको परिमाणात्मक पद्धति कहते हैं। जब हम लोग समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र में गुणात्मक पद्धति के रूप में हम लोग जिन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 2 पद्धति हुई गुणात्मक और परिमाणात्मक। अमूर्त के लिए गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड जिसको बोलते हैं और मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक अध्ययन का, प्रमाणात्मक मेथड्स का हम लोग उपयोग करेंगे, किसी भी समस्या या घटना को जानने के लिए, ठीक है? क्योंकि मूर्त घटनाएँ, मूर्त सामाजिक घटनाएँ जिसको हम प्रत्यक्ष जाकर वहाँ देख सकते हैं। अमूर्त जिसको जैसे बहुत सारे मानवीय व्यवहार हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं बहुत सारे जिसको हम लोग जान ही नहीं पाते, ठीक है? तो उसके अध्ययन के लिए हमको क्वालिटेटिव मेथड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आगे के स्टेप में बात करते हैं तो क्वालिटेटिव मेथड समाजशास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वालिटेटिव मेथड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग इसके 5 पार्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स के। कौन-कौन से होंगे? पहले नंबर पे आता है आगमनात्मक एवं निगमनात्मक मेथड, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। दूसरा केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। तीसरा सामाजिक दूरी पैमाना, स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट आता है 5वां जिसको बोलते हैं सामुदायिक अध्ययन पद्धति, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी स्टडी मेथड्स। अब ये तो हो गया क्वालिटेटिव में 5 हमने बताया। कौन-कौन से? आगमनात्मक एवं निगमनात्मक, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, समाज मिति पद्धति या सामाजिक दूरी का पैमाना पद्धति या सामुदायिक अध्ययन पद्धति। 5 अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से हम गुणात्मक तथ्यों को एकत्रित करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स के माध्यम से 5 तरीके आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने बताया था परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, इसको अध्ययन करने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं? नंबर 1 पे आ जाता है ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड्स के माध्यम से हम परिमाणात्मक जो पद्धति है उसको माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत फेमस है तुलनात्मक पद्धति, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेथड। फिर आता है सांख्यिकी पद्धति, फिर आता है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है घटनाएँ हमने बताया कि अध्ययन पद्धति का तात्पर्य उस तरीके या उस रास्ते से है जिसका उपयोग करके किसी भी घटना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। घटनाएँ 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक घटनाएँ, दूसरा सामाजिक मानवीय घटनाएँ। प्राकृतिक घटनाएँ चूँकि स्वतंत्र होती हैं, चूँकि सार्वभौमिक होती हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता की हम लोग जाँच कर सकते हैं प्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन जो मानवीय घटनाएँ हैं, अमूर्त घटनाएँ हैं, उसमें
प्रॉब्लम है, उसमें सार्वभौमिकता की हम बात नहीं कर सकते। सार्वभौमिकता भविष्यवाणी करने में हमको चीज़ें कठिनाई होती हैं, वस्तुनिष्ठता के बारे में कठिनाई का सामना का और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम जिस पद्धति को अपनाते हैं, उसी को हम सामाजिक पद्धति या स्टडी मटेरियल बोलते हैं। मानवीय घटनाएँ, ठीक है? अब समाजशास्त्र में जो 2 तरीके की सामाजिक घटनाएँ देखने को मिलती हैं, एक मूर्त, एक दूसरा अमूर्त। मूर्त के लिए हम क्वांटिटेटिव मेथड जिसको परिमाणात्मक बोलते हैं और अमूर्त के लिए क्वालिटेटिव मेथड जिसको गुणात्मक बोलते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड में 5 पद्धति के माध्यम से हम चीज़ों को एकत्र करते हैं। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धति, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, समाजमिति पद्धति, सामाजिक दूरी पैमाना पद्धति या सामुदायिक अध्ययन पद्धति। और परिमाणात्मक की अगर हम बात करें तो उसमें ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से हम चीज़ों को बात करते हैं। अब इसको थोड़ा जान लेते हैं कि गुणात्मक पद्धति में जो हमने बात करी आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धति। जब हम आगमन पद्धति की बात करते हैं या तो इसमें देखते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो घटनाएँ घटती हैं उसका अध्ययन करना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति से समाज की ओर आगे बढ़ने के अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो उसको आगमन पद्धति की बात करते हैं। मतलब आपको और आसानी से भाषा में समझने कहा जा सकता है कि आगमन पद्धति दृष्टांत से नियम की ओर अध्ययन पर केंद्रित होता। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आसानी से और समझ सकते हैं। कैसे? कि जैसे पत्थर का पृथ्वी पर गिरना या किसी वस्तु का पृथ्वी पर गिरना, यह क्या है? एक विशिष्ट घटना है, एक दृष्टांत है, ठीक है? और इसके आधार पर निष्कर्ष है, तो हो गया क्या? मतलब यह नियम है। तो इसीलिए कहा जाता था विशिष्ट से सामान्य की ओर दृष्टांत से किसी भी घटना के दृष्टांत से नियमों की ओर बढ़ने को हम आगमन पद्धति कहते हैं। जैसे पत्थर का पृथ्वी पर गिरना, फल का पृथ्वी पर गिरना, किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर गिरना, यह एक दृष्टांत है, ठीक? इसका उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में चूंकि गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसलिए यह चीजें घटित हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं आगमन पद्धति। और उसी में बात करते हैं तो निगमन पद्धति किसको कहेंगे? निगमन पद्धति कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। सामान्य से विशिष्ट की ओर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? उसमें दृष्टांत से नियम की तरफ आते थे। इसमें क्या करेंगे? इसमें नियम से दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि समाज को केंद्र में रखकर व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल सकते, जैसे हमने बताया ना, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है, इसलिए जो फल है, पत्थर या कोई भी वस्तु है, पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक? आगमन पद्धति में हमने बताया विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन पद्धति में हमने बताया सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे समाजशास्त्र में कौन सी थ्योरी है जो इसको उपयोग करती है आगमन पद में? जैसे हम लोग बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से हम लोग अध्ययन की बात करते हैं, जिसमें हम मीड को देखे हैं, हर्बर्ट ब्लूमर को देखे हैं, ठीक है? इन लोगों ने इसका अध्ययन किया। या घटना क्रिया विज्ञान, ठीक है? जिसको फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं, इसमें जिसमें हम अल्फ्रेड श्रूज वगैरह की बात करते हैं। या लोकविद विज्ञान जो हर्बर्ट गारफिंकल की बात कर रहे हैं करते हैं, ठीक है? तो ये सब जो सिद्धांत बने, ये अपने अध्ययन में क्या करते हैं? आगमन पद्धति का उपयोग करते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्रीय या लोकविद विज्ञान, जो हमारे समाजशास्त्र में ये सब थ्योरी आई हैं, ये सब क्या करते हैं? आगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने तथ्य को एकत्रित करते हैं, डाटा को एकत्रित करते हैं। लेकिन वहीं हम अगर
प्रकारवाद की बात करें, संघर्षवाद की बात करें या उद्विकास के अध्ययन की बात करें, तो ये लोग निगमन पद्धति की बात करते हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं? निगमन पद्धति के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। हमने क्या समझा? हमने गुणात्मक पद्धति में आगमन और निगमन को समझा। आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन की बात करता है और निगमन सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक? आगमन पद्धति में अंतःक्रियावादी, समाजशास्त्री, प्रघटनावादी या विज्ञानवादी, ये लोग आगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं। वहीं प्रकारवादी, संघर्षवादी और उद्विकासीवादी, ये सब क्या करते हैं? निगमन पद्धति की बात करते हैं, ठीक है? तो पहला जो गुणात्मक हमने 5 तरीके की बताई थी, पहला गुणात्मक पद्धति में आगमन और निगमन, दूसरा हमने क्या बताया था? दूसरा बताया था कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। अब यह जानते हैं कि आखिर में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है? तो जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है किसी भी इकाई का क्या करता है? विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन करने पर जोर देता है। मतलब जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, वह किसी भी इकाई का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन करने पर जोर देता है। यह सीमित क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की विधि कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये बहुत सीमित क्षेत्र में इसको अच्छे से किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें, जब किसी इकाई का संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। किसी भी इकाई का जब ओवरऑल संपूर्णता में अध्ययन करेंगे, तब उसको हम वैयक्तिक अध्ययन अध्ययन पद्धति कहेंगे। जैसे बहुत सारे समाजशास्त्री की आप थ्योरी देखेंगे, जैसे हुए एंडरसन ने जो होमो संस्कृति का अध्ययन किया, वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से किया। वार्नर ने यांक सिटी का अध्ययन किया, वो भी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से किया। लिन एक हुए समाजशास्त्री, उन्होंने मिडिल टाउन लोगों का अध्ययन किया, वो भी व्यक्तिगत अध्ययन के पद हैं। जैसे ऑस्कर लिविस की अगर आप 5 फैमिलीज का बात करते हैं, उन्होंने एक 5 फैमिलीज का अध्ययन किया था, तो वो भी व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति के माच हैं। प्रोफेसर एक लिपले हुए, उन्होंने बाल अपराध का अध्ययन किया, तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग किया। फिर जब आप बात करेंगे थॉमस एंड नैनकी ने जो पोलिश पेजेंट का अध्ययन किया, वो भी व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति। तो आप देखेंगे जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, वह किसी भी इकाई को पूरी ओवरऑल संपूर्णता में अध्ययन पे बात करता है, ठीक है? चाहे बाल अपराध प्रोफेसर लिपले हों, होबो होबो जनजातियों की संस्कृत का अध्ययन एंडरसन हो, या यांक सिटी का वार्नर हो, या मिडिल टाउन की बात करते हैं लिंड महोदय ने, या 5 फैमिलीज आजकल, ये सब क्या करते हैं? जैसे पोलिश पेजेंट, थॉमस और नैन की, ये सब क्या करते हैं? ये वैयक्तिक अध्ययन प्रयोग का प्रयोग करते हुए अध्ययन करते हैं पूरी संपूर्णता में। इसीलिए इसको एक समाजशास्त्री हुए बर्गेस महोदय ने इसको कहा सूक्ष्मदर्शी पद्धति, माइक्रोस्कोप मेथड। मतलब हम लोग उसको पूरी संपूर्णता से एक-एक चीज़ों को ढूँढ-ढूँढ के लाते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको बर्गेस ने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी पद्धति। तो हमने 2 चीज़ें जाना, कौन-कौन से जाने? हमने 2 चीज़ें जाना, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, और दूसरा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जो कि गुणात्मक मेथड्स में आता है। अब उसी कड़ी में आगे जब हम बात करते हैं, तो क्या देते हैं? तीसरा हमने बताया था आपको समाजमिति पद्धति। अब जिसको बोलते हैं सोशियोमेट्री मेथड्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है, वो जो एक है समाजशास्त्री थे, कौन थे? मोरनियो द्वारा। एक मोरनियो महोदय थे। उन्होंने एक 1937-38 के आसपास उन्होंने एक बुक लिखी थी, हू शैल सर्वाइव। इसमें उन्होंने समाजमिति अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है? इस पद्धति में सबसे बड़ी कमी क्या है कि यह केवल छोटे समूह का अध्ययन है, इसके द्वारा संभव किया जा सकता है। यही हम इसको ड्रॉबैक भी मान सकते हैं, इसकी कमियाँ भी मान सकते हैं कि बहुत छोटे समूह में समाजमिति अध्ययन के माध्यम से हम लोग अध्ययन करें। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आपको जानना ये है
कि समाज-मिति अध्ययन पद्धति एक ऐसी पद्धति है, जिसमें हम गुणात्मक और परिणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। समाज-मिति अध्ययन में गुणात्मक और परिमाणात्मक पद्धति का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो हमने गुणात्मक पद्धति में, क्वालिटेटिव मेथड्स में आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और समाज-मिति अध्ययन पद्धति, 3 चीज़ों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है सामाजिक दूरी का पैमाना पद्धति। सामाजिक दूरी की अगर हम पैमाना पद्धति की बात करें, तो सर्वप्रथम इसकी बात 1902 के आसपास अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो अमेरिकी समाज में बहुत सारी प्रजातियों के जो बीच संबंध थे, उसको जानने के लिए उन्होंने इस अवधारणा का जो स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस है, सामाजिक दूरी का पैमाना है, उन्होंने रॉबर्ट पार्क ने 1902 में अमेरिका में जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके बीच के संबंध को जानने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक? लेकिन सामाजिक दूरी को जो मापने का जो पहला व्यवस्थित बात हुआ, वो बोगार्ट्स महोदय ने 1925 में इसको बनाया। बोगार्ट्स ने अपने जो स्केल था, पैमाना था, उसमें क्या किया था? बहुत इंपॉर्टेंट 7 बिंदुओं को रखा था और जैसे आप कह रहे हैं ना, एक छोर से दूसरे छोर तक 7 पॉइंट रख दिया, एक छोर से दूसरे तक। इसमें उन्होंने क्या देखने का प्रयास किया कि एक छोर पे लिखा कि अत्यधिक प्रेम और एक छोर पे अत्यधिक घृणा, 2 शब्द को रख दिया और 7 पॉइंट बना दिए। अब उन्होंने लोगों से बातचीत करके यह जानने का प्रयास किया कि वह पैमाने के किस तरफ है, किस समूह के लोग प्रेम की तरफ जाते हैं या घृणा के साथ, स्केल उसको पैमाना बोले बोगार्ट्स महोदय ने। ठीक है? इसीलिए बोगार्ट्स ने इस पैमाने को क्या कहा? संचयी पैमाना भी कहा। सामाजिक दूरी अगर आप बात करें तो यह एक मनोवैज्ञानिक घटना से संबंधित होती है, सामाजिक दूरी। इसलिए हम लोग एक मनोवृत्ति जिसको एटीट्यूड बोलते हैं ना, एटीट्यूड भी कहा जा सकता है। और जैसे सामाजिक दूरी को मनोवृत्त मापन पैमाना भी कह सकते हैं। और हम अब आप लोग दिमाग में ये दौड़ेगा कि आखिर में मनोवृत्ति क्या होती है? तो मनोवृत्ति क्या है? किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति के बारे में जो हम विचार बनाते हैं, उसके प्रतिकूल भी हो सकता है, उसके अनुकूल भी हो, जो हमारे मनोभाव हैं, वो सेंटिमेंट हैं, ठीक है? उसी को हम मनोवृत्त बोलते हैं। मतलब किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल जो हमारे अंदर मनोभाव होते हैं, उसी को हम मनोवृत्त कहते हैं। और इसको हम थर्स्टन पैमाना बोलते हैं ना, एक वो सर्वप्रथम मनोवृत्ति को मापने के लिए थर्स्टन एक महोदय हुए समाजशास्त्री, उन्होंने 1929 में इसका प्रयोग किया था। मनोवृत्ति मापने के लिए जो मनोभाव होता है किसी के प्रति, ठीक है? तो थर्स्टन महोदय ने, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको जानने के लिए, मनोभाव को जानने के लिए 100 बिंदुओं, छोटे करके 100 बिंदुओं को रखा, ठीक है? लेकिन ये बहुत कठिन प्रक्रिया हो गई इनके लिए, ठीक है? इसीलिए आगे चलकर जब हम देखते हैं, तो एक लिकर्ट महोदय हुए, जो 1932 में उन्होंने एक अलग तरीके के पैमाने में, क्योंकि जो थर्स्टन ने बनाया मनोवृत्ति मापने का, वो बहुत क्लिष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने 100 बिंदु छोटे-छोटे, अब उसकी गणना करने में ही समस्या हो गई। तो लिकर्ट ने 1932 में एक अलग पैमाना बनाया, लिकर्ट ने, और इस जो पैमाना बनाया उसमें सिर्फ 3 बिंदु को रखा। कौन-कौन से हो सकते हैं 3 बिंदु? एक बोलते हैं साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद या मानवतावाद। तो 3 बिंदु को रखकर लिकर्ट ने 1932 में एक अलग पैमाना बनाया, जो कि थर्स्टन जो पैमाना बनाए थे उसमें बहुत क्लिष्ट था, क्योंकि 100 छोटे-छोटे 100 जगह जानना बहुत कठिनाई हो गई थी। ठीक है? तो 3 तरीके की बताए लिकर्ट ने, साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद और 3 बिंदु बनाए, और मानवतावाद। जब आप बोगार्ट्स की हमने बात करी शुरुआत में, तो बोगार्ट्स ने 7 बिंदुओं को रखा था।
एक छोर पे प्रेम और एक छोर पे घृणा, ऐसे 7 पॉइंट बना दें। किस छोर पे ज़्यादा व्यक्ति रखते हैं? बोगार्ट्स ने वहाँ शुरू किया था, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके बोगार्ट्स का आया, थर्स्टन का आया, फिर लिकर्ट का आया, फिर हम जब बात करते हैं तो एक और हुए, स्टुअर्ट चैपिन साहब हुए। उन्होंने पारिस्थितिकी मापन, जो पारिस्थितिकी मापक पैमाना बनाया उन 1828 में, और उन्होंने 4 बिंदुओं को रखा। कौन-कौन से आप बता सकते हैं? 4 बिंदु कौन-कौन से थे? भौतिक उपलब्धि पहले पे रखा, जैसे बोगार्ट्स ने 7 पैमाना बनाया, तो स्टुअर्ट चैपिन ने 4 बिंदु रखा उसपे, ठीक है? लिकर्ट ने 3 बताया था, थर्स्टन ने तो 100 बता दिया था, ठीक है? लेकिन जो स्टुअर्ट चैपिन ने 4, एक भौतिक उपलब्धि, आपकी आय, जो आपका सांस्कृतिक उपलब्धि है, या जो सामूहिक क्रिया में आपकी सहभागिता जो है। तो ऐसे 4 प्रक्रियाओं के बारे में बात करी, सामाजिक दूरी पैमाना में, ठीक है? तो हम लोग ने सामाजिक दूरी पैमाना जाना कि सामाजिक दूरी पैमाना को सबसे पहले अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क ने लाया। वो जो अमेरिका में प्रजातियाँ थी, उनके बीच संबंधों को जानने के लिए लाया, ठीक है? तो हमने गुणात्मक पद्धति में जाना आगमन-निगमन, हमने गुणात्मक में जाना आगमन-निगमन, वैयक्तिक अध्ययन, समाज मिति, फिर अ, सामाजिक दूरी पैमाना, और लास्ट में जो हमने 5 बताए थे ना, तो लास्ट में था क्या? लास्ट में है सामुदायिक अध्ययन पद्धति। अब इसमें कम्युनिटी स्टडी मेथड्स में इस पद्धति में क्या करते हैं हम लोग? हम लोग संपूर्ण समुदाय को संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। इसको आप वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की तरीका ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी किसी इकाई का संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो इसमें लेकिन संपूर्ण समुदाय को संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, ठीक है? जैसे समुदाय आप किसको कहेंगे? जैसे किसी गाँव का, जनजाति, कोई जनजातीय समूह है या ग्रामीण परिवार का, तो इसको हम सामुदायिक अध्ययन के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्वालिटेटिव मेथड्स में कौन-कौन से जाने? क्वालिटेटिव मेथड में आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, वैज्ञानिक नहीं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, या तीसरा है समाज मिति पद्धति, सामाजिक दूरी का पैमाना, और सामुदायिक। अब हम आते हैं जो परिमाणात्मक पद्धति की जब हम बात कर रहे थे आपसे, उसमें हमने 4 तरीके की बात करी थी। उसमें क्या था पहला? हिस्टोरिकल मेथड्स। इसमें ऐतिहासिक पद्धति में क्या है? आप ऐतिहासिक पद्धति हम किसे कहेंगे? तो ऐतिहासिक पद्धति को, जैसे कि आपको सुनने में ही लग रहा है, ये बहुत प्राचीन मेथड्स हैं, जिसके द्वारा हम सामाजिक घटनाओं या किसी संस्था का ऐतिहासिक रूप, उसका ऐतिहासिक रूप क्या था, उसको जानने का प्रयास करते हैं ऐतिहासिक पद्धति में। ये परिमाणात्मक है, ठीक है? जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं। इसमें पहला ऐतिहासिक पद्धति। इसमें जैसा कि नाम से ही है कि ये बहुत प्राचीन पद्धति है, जिसके माध्यम से हम किसी संस्था, किसी इकाई का ऐतिहासिक रूप में उसका क्या वो था, भूमिका थी, क्या चीज़ थी, उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है? जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो जो मॉर्गन हुए, एल.एच. मॉर्गन, उन्होंने परिवार का जो अध्ययन किया, जो टायलर साहब ने, ए.वी. टायलर ने धर्म का जो अध्ययन किया, आप दुर्खीम जानते हैं, इमानुएल दुर्खीम, उन्होंने जो समाज का अध्ययन किया, ऑगस्ट कॉम्ट सामाजिक परिवर्तन का जो उद्विकासीय सिद्धांत दिया, ठीक है? या कार्ल मार्क्स जो समाज का अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं, वो सब क्या करते हैं? हिस्टोरिकल मेथड्स को अपनाकर अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जो इतिहास का जनक है, उस किसको जानते हैं? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इस पद्धति में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी घटना का जो प्रारंभिक स्वरूप था, वह कैसा था? इतिहास में हमें संस्कृति के बारे में पता चलता, बहुत सारी चीज़ें इतिहास के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम इतिहास, आप कहेंगे इतिहास कहाँ तो इतिहास एवं समाजशास्त्र में जो संबंध है, उसको अगर हम बात करें तो ये हार्वर्ड साहब हुए, उन्होंने क्या कहा? इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है। इतिहास, हार्वर्ड ने कहा,
इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध के बारे में बताते हुए क्या कहा? इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र वर्तमान कालीन इतिहास है। फिर दूसरा आता है परिमाणात्मक में, क्वांटिटेटिव में तुलनात्मक पद्धति। यह बहुत फेमस पद्धति है, कंपैरेटिव मेथड। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि कंपेयर करना, इसके बीच तुलना करना, ठीक है? यह भी आप इसको मान सकते हैं कि ये भी बहुत पुरानी पद्धति है और इसका प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में भी करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। आप देखें ना कंपैरेटिव में। समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो इस पद्धति का प्रयोग दुर्खिम द्वारा किया गया सबसे पहले। दुर्खिम ने बहुत अच्छे तरीके से कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग करके, जो दुर्खिम में एक बहुत फेमस उसकी थ्योरी थी सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत। उसमें इसका बहुत अच्छे तरीके से दुर्खिम ने प्रयोग किया था और दुर्खिम ने एक जगह बहुत अच्छे तरीके से कहा है, क्या कहा है? कि तुलनात्मक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की केवल एक शाखा ही नहीं है। जब हम बात देखते हैं तो क्या होता है? तुलनात्मक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की केवल एक शाखा ही नहीं है, बल्कि वह स्वयं समाजशास्त्र है। ये कितना महत्वपूर्ण है कंपैरेटिव मेथड, ठीक है? इन्होंने सुसाइड का जो अध्ययन किया, इन्होंने तो उसमें उन्होंने तुलनात्मक समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र, इसको हम एक शाखा के रूप में ही नहीं पढ़ते, बल्कि यह स्वयं एक समाजशास्त्र है, ठीक? तो फिर मैक्स वेबर की जो अब देखते हैं, मैक्स वेबर ने भी जो धर्म एवं पूंजीवाद के जो अध्ययन किया, जो विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन करके उन्होंने बताया था, ठीक है? उसमें उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है? किसने? मैक्स वेबर ने। दुर्खिम ने सुसाइड में प्रयोग अच्छे से तरीके से प्रयोग किया। मैक्स वेबर ने धर्म एवं जो पूंजीवाद का संबंध था उसमें उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया। फिर जब हम रेडक्लिफ ब्राउन एक हुए, ठीक है? उन्होंने मानव शास्त्र में तुलनात्मक जो पद्धति थी, तुलनात्मक समाजशास्त्र जिसको कहते हैं, तो उसका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया। तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल मेथड जाना, कंपैरेटिव मेथड जाना, ठीक? अब आगे क्या है? आगे है सांख्यिकीय पद्धति। जो क्वांटिटेटिव मेथड में हम लोग 4 बताया था, उसमें हमने हिस्टोरिकल मेथड के बारे में बात करी, कंपैरेटिव, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। अब जो नेक्स्ट है उसको हम सांख्यिकीय पद्धति कहते हैं, ठीक? सांख्यिकी इसको हम, जैसे नाम से ही आप जाने, सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसे हम गणितीय पद्धति भी कहते हैं। और इसका जब हम समाजशास्त्र में बात करते हैं इस अध्ययन पद्धति का, तो हम लोग देखते हैं कि एक गिडिंस महोदय हुए, उन्होंने जनसंख्या के संबंध में एक अध्ययन किया था। तो इस मेथड्स का, जो सांख्यिकी पद्धति है, इसका बहुत अच्छे से उन्होंने प्रयोग किया था अपने जनसंख्या संबंधी अध्ययन में। और समाजशास्त्रियों की बात करें तो एबी टायलर हुए, लेवी स्ट्रॉस हुए, इन्होंने नातेदारी के विश्लेषण में इस पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है? और मालिनोव्स्की ने नातेदारी की अपनी बात में इसमें प्रयोग किया। तो परिमाणात्मक में, क्वांटिटेटिव में, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और सांख्यिकी। नेक्स्ट एक और था कौन? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। अब जब हम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात करते हैं, तो यह भी बहुत पुरानी एक मेथड्स है, अध्ययन करने का एक तरीका है। इसका भी प्रयोग मानव बहुत पहले से करता आया है। सामाजिक सर्वेक्षण बहुत आप लोग देखते होंगे, बहुत समय से सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं। मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसी भी घटना को, किसी भी घटना या समस्या को ऊपर से देखना, ठीक है? जिसको हम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति कहते हैं। जैसे हेरोडोटस ने इतिहास का जब उन्होंने अध्ययन कर रहा था, या अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे जो चाणक्य जी हैं, वो भी सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से बहुत सारी चीजों को करे हैं। तो जैसे जॉन हार्वर्ड हुए, इंग्लैंड की जेल में जो बंद अपराधी थे, उसका भी अध्ययन उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से बात करा। तो हमने आज पूरी तरीके से जानने का प्रयास किया कि सामाजिक अनुसंधान
क्या है, शोध क्या है पहले जाना, उसके बाद सामाजिक शोध क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, ठीक है? उसी कड़ी में जब हम अनुसंधान करते हैं तो किसी टूल्स को यूज़ करके हमने बात करी कि कोई मेथड्स होना चाहिए। मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी आपका टॉपिक जो बीएसओसी 134 है। तो हमने उसमें पूरे विस्तार से जाना ये चीज़ कि किस मेथड्स को सामाजिक अनुसंधान क्या है पहली तो बात, शोध शुरुआत यहाँ से किया कि शोध क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, ठीक है? सामाजिक अनुसंधान में बोगोट्स ने क्या कहा, पीबी यंग ने क्या कहा, मोज़र ने क्या कहा, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्त करना, अज्ञानता की समाप्ति, समाज कल्याण में सहायक इसकी उपयोगिता के बारे में हमने विस्तार से शुरुआत में जाना, ठीक है? उसी संदर्भ में हमने जाना कि किसी भी विषय के अध्ययन के लिए कुछ हमको टूल्स किसी भी समस्या, किसी भी घटना का कुछ मेथड्स को अपनाना पड़ता है समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता हुई, ठीक? उसी में हमने जाना कि पद्धति एक ऐसा तरीका, एक तरह जिस पे हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी समस्या को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, कैसे हम उस चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है? उसी संदर्भ में आगे बढ़ते-बढ़ते हमने कहा कि कोई भी घटना 2 तरीके की हम लोग देख सकते हैं, एक प्राकृतिक घटना, दूसरी मानवीय घटना। प्राकृतिक घटना आप लोग खुद जानते हैं स्वतंत्र होता है, सार्वभौमिक होता है, उसके बारे में हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो मूर्त होता है चूँकि, ठीक है? तो जब हम आगे बढ़े धीरे-धीरे करके हम लोगों ने इस सबके बारे में पूरी तरीके से विस्तार से जानने का प्रयास किया। फिर हमने कहा मूर्त घटनाएँ, अमूर्त घटनाएँ, ठीक? मूर्त घटनाओं के लिए हम लोगों ने परिमाणात्मक पद्धति की बात करी और अमूर्त घटनाओं के लिए हम लोगों ने गुणात्मक पद्धति की बात करी, ठीक है? तो हम लोगों ने ऐसे कर के व्यवस्थित तरीके से पूरा आज हम लोगों ने ये जाना कि सामाजिक अनुसंधान क्या है और उसमें हमने बात करी अध्ययन पद्धति के बारे में बात करी जिसमें हमने गुणात्मक और परिमाणात्मक बात करी। गुणात्मक में हमने 5 तरीके की बात करी, जिसमें आगमन और निगमन पद्धति की, जिसमें हमने आगमन में बताया विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है? फिर हमने व्यक्तिक अध्ययन की बात करी, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की बात करी, जिसमें हमने बताया था आपको बाल अपराध का अध्ययन लिपले ने किया, होबो जनजाति की जो संस्कृति उसका अध्ययन एंडरसन ने किया, ठीक है? तो ऐसे हमने यांग सिटी का अध्ययन वार्नर ने किया, 5 फैमिलीज़ ऑस्कर लिविस ने किया, जिसको बर्गस ने सूक्ष्मदर्शीय पद्धति बताया, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमने आगमन पद्धति में बताया कि समाजमिति पद्धति, ठीक है? तो समाजमिति पद्धति को हमने आपको विस्तार से बताया कि इसका सबसे पहले हू शैल सर्वाइव एक बुक आई थी मोरनियो का 1937 में, उसमें उन्होंने इस पद्धति को विस्तार से समझाया, ठीक है? फिर हमने बात करी क्या बात करी? सामाजिक दूरी पैमाना, ठीक है? जिसको सबसे पहले 1902 में अमेरिकी समाजशास्त्री जो रॉबर्ट पार्क थे, उन्होंने प्रजातियों के बीच संबंध को जानने के लिए इसको पूरी व्यवस्थित तरीके से बताया। उसमें बोगार्ट्स ने बताया, शांत बिंदु रख के हमने बताया इसमें, ठीक है? अ, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमने बना थर्स्टन ने 100 छोटे-छोटे बिंदु रखे जो कि बहुत क्लिष्ट था, उसी को चेंज करके लिकर्ट महोदय ने 3 बता दिया था, साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद या मानवतावाद। फिर हमने बताया कि स्टुअर्ट चैपिन ने परिस्थितिकी मापन पैमाना बताया, जिसमें 4 आधार बताए थे, भौतिक उपलब्धि, आय, संस्कृत उपलब्धि और सामूहिक क्रिया। फिर 5वां सामुदायिक अध्ययन पद्धति, इसमें हमने बताया कि समुदाय किसी भी समुदाय का संपूर्णता में अध्ययन जैसे गाँव, जनजाति, ग्रामीण परिवार। फिर हमने परिमाणात्मक का विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हमने 4 तरीके की बात करी, 4 मुद्दों पे बात करी, ऐतिहासिक पद्धति जिसको मॉर्गन ने परिवार का अध्ययन, टायलर का धर्म का अध्ययन, दुर्कheim का समाज का अध्ययन हमने बताया, अगस्ट काम्ट का जो परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत था, मार्क्स का जो ऐतिहासिक समाज के बारे में ऐतिहासिक भौतिकवाद था, इस सब के बारे में हमने विस्तार से जाना। फिर तुलनात्मक पद्धति आता है, तुलनात्मक पद्धति में हमने दुर्कheim का आत्महत्या सिद्धांत, मैक्स वेबर का धर्म और पूंजीवाद का सिद्धांत, ठीक है? फिर हमने इसी कड़ी में आगे बढ़ते-बढ़ते टायलर का सांख्यिकी पद्धति जाना, सांख्यिकी पद्धति में टायलर और लेवी स्ट्रॉस की बात करी। फिर हमने लास्ट में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात करी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
किसी भी घटना या स्थिति का ऊपर से देखना, मतलब जिसको हेरोडेटस तथा भारत में चाणक्य। नमस्कार, आज के लिए बस आप